अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ड्रग स्टार्ट करनी है वो है आपकी फाइजोस्टिगमीन। फाइजोस्टिगमीन जो आपकी ड्रग है वो है आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल। इस चीज़ को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्सिबल का क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले ना हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फाइजोस्टिगमीन को देख लेते हैं। फाइजोस्टिगमीन एक नेचुरल एल्कलाइड है जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली ये हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस प्लांट से? जिसको हम कहते हैं फाइजोस्टिगमीन विनोसम। ये एक एल्कलाइड है। एल्कलाइड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो नेचुरल ओरिजिन के हों और जिनमें नाइट्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट हो। अब ये जो है ये आपकी क्या होती है? ये आपकी टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन का क्या मतलब होता है? टर्शरी अमाइन का मतलब होता है कि ऐसा अमाइन, अमाइन बेसिकली NH2 ग्रुप को बोलते हैं। तो टर्शरी अमाइन का मतलब है कि N के साथ जब चार बॉन्ड बने होंगे, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये आपकी जो ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है जीआईटी से, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। और क्योंकि ये ब्लड ब्रेन ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है तो ये आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करती है। ठीक है, स्टिम्युलेट करती है मतलब एक्टिवेट करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इनडायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्सिबल का मतलब क्या है। देखिए बेसिकली हमने ना एक साइनैप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक साइनैप्स होती है जो कि किसके दरमियान में होती है? साइनैप्स बोलते हैं इस जंक्शन को। ठीक है, ये जो जंक्शन आपको नजर आ रहा है ये आपका है साइनैप्स। अब इसी में ये एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री वाले में एक केमिकल बन रहा है एक्सॉन टर्मिनल में, वेसिकल की फॉर्म में पड़ा है। जब इसे सिग्नल मिलेगा ये केमिकल रिलीज करेगा। ये केमिकल फिर फर्दर क्या करेगा? ये फर्दर केमिकल जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ जाके बाइंड करेगा और उस अगले सेल के भी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन डिपेंड करता है, वो करवा देगा। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि आपका जो ड्रग्स इस रिसेप्टर पे डायरेक्टली बाइंड करती हैं, जैसे ये इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है ये आके बाइंड हुआ और चैनल ओपन हो गया। तो अगर कोई ड्रग इस तरह डायरेक्टली आके रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्टिंग। अगर कोई ड्रग इनडायरेक्टली, मतलब या तो देखें, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है? वेसिकल निकल रहा है, रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, इधर एक एंजाइम आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था। एंजाइम क्या करेगा? इस जो ग्रीन कलर की बॉल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और फिर इसकी ऊपर वाले न्यूरॉन में रीअपटेक हो जाएगी। ठीक है, वापस से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वो वापस अंदर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता रहता है। तो अगर कोई ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करने की जगह इस एंजाइम पे एक्ट करे, ठीक है, इस एंजाइम पे एक्ट करे और इसे डिग्रेड कर दे, इसे थोड़ी देर के लिए इसके काम को रोक दे, तो भी तो बात एक ही है। हमने करना क्या है? हमने करना यही है कि आपकी जो जिस तरह अभी हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग पढ़े हैं और हमने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसेप्टर है वो एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है, तो एक एक्टिवेशन का वे है कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके बाइंड कर ले और ये रिसेप्टर एक्टिवेट रहे। दूसरा मेथड ये है कि जो एंजाइम इस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है और डी अटैच करता है इस रिसेप्टर से, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो जब उस एंजाइम को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली फिर आपकी ड्रग जो होती है एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इसके साथ बाइंड ही रहता है। इसके साथ बाइंड ही रहेगा तो ज़्यादा देर के लिए जो आयन चैनल है ओपन रहता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है, जो एक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये ड्रग आपकी काम करती हैं। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? ये बेसिकली आपके एंजाइम पे एक्ट कर रही है, रिसेप्टर पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करी, मतलब इनडायरेक्ट स्टिम्युलेशन कर रही है, डायरेक्ट स्टिम्युलेशन नहीं करी।
अच्छा, अब उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था रिवर्सिबल। ठीक है, अब देखिए एंजाइम का ना हमने पहले भी आपका स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है। हमने बोला था कि एंजाइम्स जो होते हैं ना बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होती हैं, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। हर एंजाइम की स्पेसिफिक शेप है। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है, उसकी ये वाली साइट है और एक ये वाली साइट है। ये जो ऊपर वाली साइट होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोल देते हैं बाइंडिंग साइट। जो इसकी बैक वाली साइट होती है उसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अब ना कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इसकी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेंगी। ठीक है, अभी हम ना एग्जांपल ले लेते हैं। अभी एंजाइम ने किसके साथ बाइंड करना था, सबसे पहले वो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन ना एग्जैक्टली इसमें फिट होगा। ठीक है, और वो इसे दो पोर्शंस में डिवाइड कर देगा और फिर ये इसका रीअपटेक हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरी ड्रग की बात करते हैं, जैसे फाइजोस्टिग्मिन ने आके इसी रिसेप्टर पे आके बाइंड करना है इसी एंजाइम के साथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है कि फाइजोस्टिग्मिन का ना स्ट्रक्चर एसिटाइल कोलिन से मिलता जुलता है, लेकिन वो कंप्लीटली इसमें फिट इन नहीं होता। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो आके इस एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है ताकि कुछ देर के लिए ये एंजाइम अपना फंक्शन करना बंद कर दे। अब ये इसमें बाइंड तो हो रहा है, लेकिन इसको जो एंजाइम है क्योंकि वो कंप्लीटली इसके साथ अटैच नहीं होता, तो यही रीजन है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता एंजाइम इसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता, कुछ देर के लिए आके फाइजोस्टिग्मिन जो है वो आके आपके एंजाइम के साथ बाइंड कर देगी। और एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेगी, आपका जो वो जो आइन जो एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग है वो रिसेप्टर पे ज़्यादा देर के लिए रहेगी और आपका आयन चैनल ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब क्योंकि हमने कहा ये रिवर्सिबल है, तो जब आपकी एसिटाइल कोलिन का लेवल आपके साइनेप्स में बहुत बढ़ जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो फाइजोस्टिग्मिन ड्रग बाइंड थी आपके एंजाइम के साथ ये डी अटैच हो जाती है। ये आपके एंजाइम से डी अटैच हो जाती है और एंजाइम आपका नॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये जो ड्रग है ये क्या किस तरह से एक्ट करती है, ये में रिवर्सिबल वे में एक्ट करती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो वापस से रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, दोबारा से एंजाइम काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम इसके बाद जो है फाइजोस्टिग्मिन के बाद एक ऐसे ड्रग पढ़ेंगे जो इरिवर्सिबल वे में काम करेगी। वो क्या करती है, वो बाइंडिंग साइट के साथ नहीं, वो आपकी एलोस्टेरिक साइट के साथ आके बाइंड कर जाती है। जब भी कोई ड्रग एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करती है तो वो उस एंजाइम के उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देती है। ठीक है, तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो वो फिर दोबारा से फंक्शनल जो उसकी फंक्शन करने की एबिलिटी होती है वो लूज कर देता है। ठीक है, और इस तरह एंजाइम जो है कंप्लीटली हमेशा के लिए क्या कर देती है, उसकी एक्टिविटी लूज हो जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जो इसे कम्प्लीटली क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं कि ये कौन सी हैं, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं। ठीक है, कि एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से रीस्टोर नहीं होगी। और इसमें फिर यही होता है कि जब तक आपकी बॉडी नया न्यू एंजाइम नहीं बनाती तब तक वो जो फंक्शन है वो आपका रिस्टोर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी किससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी, ये थी आपकी डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग से। अब हम वापस से अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया कि फाइजोस्टिग्मिन क्या करती है, रिवर्सिबली ब्लॉक करती है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को। ठीक है, वो जो एंजाइम की हमने बात की उसका नेम क्या है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। तो फाइजोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के साथ बाइंड करेगी लेकिन रिवर्सिबली करेगी। ठीक है, मतलब दोबारा से वो रिस्टोर एक्टिविटी हो जाती है जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपकी जो इसकी वजह से होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है। ठीक है,
आपके इधर आपकी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर के लिए बाइंड अप रहेगी आपके रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। तो इन दिस वे आपका फाइजोस्टिग्मीन अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब जो फाइजोस्टिग्मीन है इसके भी मस्करीनिक एक्शंस भी हैं और निकोटिनिक एक्शंस भी हैं, दोनों रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। और इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उधर भी ये बाइंड कर सकता है, इसकी एबिलिटी है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 to 4 आवर्स है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को हमने अभी भी बात की कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है और सीएनएस को भी स्टिम्युलेट कर देता है। अब थेराप्यूटिक यूजेस हम इसके देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी जो ड्रग है इंक्रीज कर देती है इंटेस्टाइनल और ब्लेडल मोटिलिटी को। मतलब अब देखिए थेराप्यूटिक यूजेस में वही चीजें आएंगी जो पैरासिम्पैथेटिक हमने एक्शंस पढ़े थे जो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये ड्रग पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस को इंक्रीज करती है। तो जो टेबल में हमने जितने फंक्शंस पढ़े थे वो सभी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये क्या करेगी, जो जीआईटी की मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगी। आपकी ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब ग्लोकोमा क्या है, ये आपकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी आईज के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी आपकी ये फाइजोस्टिग्मिन यूज होती है, ये उस प्रेशर को रिड्यूस करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मायोसिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्पेजम के लिए भी यूज होते हैं। उसके अलावा फाइजोस्टिग्मिन जो है किसकी ट्रीटमेंट में यूज होगी, ओवर डोजेज अगर हो जाए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, ठीक है। एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी कोलिनर्जिक्स होती हैं, कोलिनर्जिक्स कौन सी हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है। इनके साथ हमने ऑपोजिट में एक और ड्रग्स पढ़ी थी, पैरासिम्पैथोलिटिक या एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक्स कौन सी होंगी, पैरासिम्पै अगर कोलिनर्जिक्स आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं तो एंटीकोलिनर्जिक्स आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को डिक्रीज करती हैं, ऐसे ड्रग्स होती हैं। तो अगर किसी ने वो ड्रग का ओवर यूज कर लिया जिसमें एट्रोपिन वगैरह आती हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो उस केस में आप फाइजोस्टिग्मिन दे सकते हैं उसकी उस जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट यही है कि जब हाई डोज में ये ली जाती है तो आपका कार्डिक आउटपुट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इवन के आपकी जो हो सकती है डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा जो फाइजोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग से रिस्पायरेटरी फेलियर होता है और उस केस में भी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अब ओवरडोज हो जाए तब। नेक्स्ट जो ड्रग हमने पढ़नी है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है इकोथायोफेट। इकोथायोफेट में अब क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है और इरिवर्सिबल है। इसी ड्रग की हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो आपके एंजाइम के साथ है ये कैसे बाइंड करेगी, ये उसके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगी और उस पे कौन सा बॉन्ड बनाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो हमेशा के लिए आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उससे करवा देती है, उससे लॉस्ट करवा देती है। अब ये जो आपकी इकोथायोफेट है ये किस ग्रुप में आता है, ये सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड में आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो और जो जिनमें कार्बन की चेन्स भी हों, ठीक है। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। अब ये जो है आपकी क्या करती है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ठीक है। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के साथ ये क्या कर जाती है, ये बाइंड करती है रिवर्सिबली और फिर आपके लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज कर देती है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, ठीक है। अब मैकेनिज्म इसका क्या है, वही कोवलेंट बॉन्डिंग होगी और एंजाइम परमानेंटली क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिस्टोरेशन तभी पॉसिबल है कि अगर आपका न्यू एंजाइम आपकी बॉडी बना लेती है, वरना आपकी एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसमें जो है वही आगे एक्शन में भी वही बात लिखी है कि एसिटाइल कोलिन को जो डिग्रेड करता है वो एसिटाइल कोलिन इस्टरेज है और इकोथायोफेट बेसिकली उसी को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, अब ये बोथ जो रिसेप्टर्स होते हैं ना आपके मस्करीनिक और निकोटेनिक, दोनों पे इसका एक्शन होता है। अब
ये आपके जितने भी मस्कुलिनिक एक्शंस हैं जिनमें आपका मायोसिस आता है, सैलिवेशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, वेजोडाइलेशन, और आपका क्या कर देती ये सारे जो है इसके क्या हो जाते हैं, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर यूज़ कर ली तो मायोसिस का क्या मतलब होता है, मैंने बताया भी था आपको कि मायोसिस का मतलब होता है प्यूपिल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाना, बहुत ज़्यादा सलिवेशन होना शुरू कर देना, सलाइवा की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया कहते हैं डिक्रीज हार्ट रेट का के होने में। ठीक है, वेजोडाइलेशन, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक और जो इसका इफेक्ट आता है, जब ये निकोटेनिक एक्शन इसका ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव, तो उसमें मसल ट्विचिंग हो जाती है। मसल ट्विचिंग मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव, पूरी बॉडी में। और अगर उसके साथ साथ हम देखें तो ये आपके जो सेंट्रल इफेक्ट की बात करें, मतलब सीएनएस में इफेक्ट क्या आएगा, रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन कॉज करेगी। ठीक है, तो मतलब इसको, इस ड्रग को ना एज सच ना हम अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड करने की रीज़न यही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इरिवर्सिबली आपके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करती है। ये सिर्फ कुछ कंडीशंस में यूज़ होती है, जैसे आई ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन है इसके अवेलेबल होता है, जो हम आई में इंस्टिल करते हैं। और यूज़ किस में होता है, यूज़ आपके ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, ये आपकी जो हमने ड्रग्स पढ़ी ये कौन सी थी, ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग थी। ठीक है, जो नेक्स्ट में हम ड्रग डिस्कस करेंगे वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होंगी, और जिन्हें हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। मतलब ये वाले ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं।